जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीज़ अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 के जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस करने हैं। ये टोटल जो है वो 8 हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में अपना ही नोट्स बना लेने अपने, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1। वो कहता है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है, ये आप डिफाइन करें। तो आपने ना साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन एसोसिएटेड विद दैम। मतलब कि बेसिकली जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे कि मैस है, टेम्परेचर है, स्पीड है। तो मैस बेसिकली क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कहते हैं, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम क्या कभी हमने कहा है कि मैस 1 केजी मैस हमें नॉर्थ की डायरेक्शन में दे दें, नहीं कहा ना। तो इट्स मीन दैट मैस इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। डेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो टू fully describe a vector you need to specify its size and direction it's pointing in। तो बेसिकली अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी को फुल्ली डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ आपके पास डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। इसके एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन जो है बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि गिव 5 एग्जांपल ईच स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपने 5 एग्जांपलें देनी है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ की 5 एग्जांपल क्या है। एक मैस हो गया, मैस किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। टेम्परेचर हो गया, किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस होना, ठीक है। उसके बाद स्पीड हो गया, स्पीड आपको पता है, रेट एट विच स्पीड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। इसी तरह टाइम हो गया, ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स, और एनर्जी दी कैपेसिटी टू डू वर्क। तो बेसिकली 5 ही आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये देखें, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है और मोमेंटम है, ठीक है। साथ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि मैंने पहले टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 आपके पास 3 जो है उसे हम डिस्कस करते हैं, 2.3। तो मैं आपको प्यार बार कह रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना है, ठीक है। तो 2.3 स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल भी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हेड टू टेल रूल जो होता है, बेसिकली किसी भी वेक्टर को ऐड करने का जो रूल है उसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब ये कैसे है, द हेड टू टेल रूल फॉर वेक्टर एडिशन स्टेट दैट टू आर मोर वेक्टर्स यू प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर and head of the first vector, then draw a new vector from the tail of the first vector to the head of the last vector. This new vector represent the resultant of vector। तो आप बेसिकली यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब इसकी बेसिकली ये हेड टू टेल रूल जो है बेसिकली ये क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक वेक्टर ये है जिसे मैं ए कह रहा हूँ, और एक वेक्टर ये है जिसे मैं बी कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और वेक्टर दूसरा वेक्टर हम इस तरह ड्रा करेंगे कि दूसरे वेक्टर की जो टेल है, मतलब कि ये टेल होगी, ठीक है, और ये क्या हेड है। तो दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर आएगी, ठीक है। और इसी तरह जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल टेल से मिलेगी और हेड हेड से मिलेगा, इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ये बी वेक्टर होगी। तो इसी तरह आपने लिख देना है कि टेक अ वेक्टर ए, ठीक है, and join the second vector, and the second vector of tail join to the first vector of the head, and the resultant vector is coincide first of the tail and the second of the head। तो बेसिकली आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2.3 भी हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर 2.4 है
कि व्हाट आर द डिस्टेंस डायग्राम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप तो प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ से भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ शॉर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम, कि डिस्टेंस कैसे चेंज होता है टाइम के साथ। जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, स्पीड। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज है। हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करती है ऑब्जेक्ट क्या स्टेशनरी है जबकि वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ किसे कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ शो हाउ चेंजेस विद टाइम विद स्पीड, मतलब कि हाउ चेंजेस विद टाइम स्पीड। तो ये मतलब कि टाइम के साथ जब स्पीड चेंज होती है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड कर रहे हैं यहाँ पे, और जो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, एमसीक्यूज है। तो स्टूडेंट्स में अब हम 2.5 की तरफ चलते हैं। तो ये आगे 2.5, इसके भी मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लें। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं 2.5। अब 2.5 के में क्या कहता है कि द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इम्प्लाई दैट ए हैवियर ऑब्जेक्ट विल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि जो बेसिकली नियर द अर्थ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो वो कहता है क्या ये हो सकता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट फास्टर और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो कम स्पीड के साथ ज़मीन पर आए। तो बेसिकली ये हो सकता है, लेकिन एक जब ग्रेविटी होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, तो तब तो बेसिकली ये जो है ऑब्जेक्ट जो है जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ज़मीन पर पहले पहुंचेगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटी को ख़त्म कर दें, एयर फ्रिक्शन जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म कर दें, तो तब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम ज़मीन पर आके गिरेगा। ये भी मैंने टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया है। तो कहता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ। वही है कि जो वैल्यू ऑफ जी जो होती है, जिसे हम जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहे हैं, ये जो वैल्यू ज़मीन पर सेम है हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर बोथ हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन व्हेन फॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी, तो सेम स्पीड के साथ ज़मीन पर गिरेंगे, चाहे कोई भी नीडल हो और नीडल के साथ क्या हो, फुटबॉल हो। ठीक है, तो 2.6 इसमें क्या कहता है, द वेक्टर क्वांटिटी आर समटाइम रिटन इन स्केलर नॉट बोल्ड फेस, हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। कहता है समटाइम वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको हम स्केलर में लिखे जाते हैं, फिर हम उसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके तीन बेसिकली वो क्या है मेथड है। एक है कि एन एरो ओवर द टॉप ऑफ द क्वांटिटी, हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। जैसे कि आपके पास ये फोर्स है और फोर्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो। ठीक है, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यूजिंग अ यूनिट वेक्टर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ए के ऊपर मैंने ये लगा दी, ये यूनिट वेक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह इंडिकेट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, या फिर वो क्या कहते हैं, एक रेफरेंस एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, तो ज़ाहिर सी बात है ये डायरेक्शन एंगल ये शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जो कि हमने आपको बता दिए। उसके बाद ये साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहें 2.7। तो 2.7 स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, गिव रीजन, ये आपने बताना है। तो ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मे और मे नॉट हैव यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसके रीज़न हम यहाँ देखते हैं। कहता है इफ़ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड विद नो चेंज इन डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। अगर वो कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब उसकी
जो वेलोसिटी वो क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है, जैसे मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। फिर वो कहते हैं इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विद चेंज इन डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है बेसिकली यूनिफॉर्म में नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे कि ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर सर्कल में भी है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन तो सर्कल में चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे घूम कर वापस आ रहा है, तो देखो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 2.8 है, लास्ट है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सलेरेशन, क्या ये पॉसिबल होता है कि बॉडी एक्सलेरेशन रखता हो व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड। तो इन दोनों में हम देखते हैं डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये इसमें कहते हैं कि बेसिकली अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सलेरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज एक्सलेरेशन रिक्वायर अ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सलेरेशन जो है बेसिकली वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है, तो फिर आपके पास एक्सलेरेशन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट फिर कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड कहते हैं इट इज़ पॉसिबल फॉर बॉडी टू हैव एक्सलेरेशन व्हेन मूविंग विद constant speed because if the direction of motion changing then acceleration will be produced due to change in velocity। वे वही बात होगी कि जब constant speed के साथ भी खैर मूव कर रहा है, अगर वो हर डायरेक्शन पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलेरेशन। जब वही एग्जांपल उसने दे दी कि एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल एक सर्कल पास के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि वेक्टर की तो एक चीज़ चेंज हो तो उसकी हो एक्सेलेरेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर के क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो इट्स मीन दैट वो वेक्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली अब स्पीड मैग्नीट्यूड तो सेम है, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन सर्कल पाथ में है तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, इस केस के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने उम्मीद है ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।